डिसोलेट ट्राइब के 2 लोग अपनी तलवारों के साथ मुझ पर टूट पड़े। अचानक मेरे अंदर एक हीट वेव फट पड़ी। पावर पूरे शरीर में दौड़ने लगी। मैंने चेन्स तोड़ दी। पीछे हटने की बजाय सीधे आगे बढ़ा और मुक्के से उनकी तलवार पर वार किया। क्लैंग, चिंगारियां उड़ गई। दोनों दुश्मन 3 कदम पीछे फेंके गए और मैं चट्टान की तरह खड़ा रहा। ऑफिसर स्टंड, उसके मूव्स तक गड़बड़ा गए। सेंट्रल प्लेन्स के लोग इतनी ताकत कहां से लाते हैं? मैं बोला, नीचे जाकर यांग वैन से पूछ लेना। बारबेरियंस डर गए थे, लेकिन मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैं उन पर टूट पड़ा। लगातार वार, नॉन स्टॉप अटैक्स, लेकिन मेरे पास प्रॉपर वेपन नहीं था। फाइट लंबी खिंच सकती थी। ऑफिसर चिल्लाया, जल्दी खत्म कर, डिले मत कर, मेरी तलवार ले, कैच। बड़ा सेबर हवा को चीरता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने एक हाथ से पकड़ा और तुरंत वार किया। क्रैक, दुश्मन की तलवार टूट गई। वो शॉक में फ्रीज हो गया और अगले ही पल उसका सिर उड़ गया। सिस्टम, किल काउंट प्लस 200 मिलियन, एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिवॉर्डेड। दूसरा दुश्मन लाल आंखों के साथ मुझ पर झपटा, लेकिन अब मैं बैटल फ्रेंजी मोड में था। मैंने घूमकर वार किया और उसे उसकी तलवार समेत 2 हिस्सों में काट दिया। ऑफिसर हक्का बक्का, ये लड़ाई नहीं है, ये तो सब्जी काटना है। आखिरी दुश्मन ने हालात देखे और भाग गया। सीटी बजाई, एक ब्लैक हॉर्स आया और वो भाग निकला। ऑफिसर चिल्लाया, वो रीइंफोर्समेंट्स लाने जा रहा है। मैं बोला, भागना? मुझसे पूछकर? मैं घोड़े तक नहीं पहुंच सकता था। तो मैं रुका, पूरी ताकत इकट्ठा की और सेबर पूरी ताकत से फेंका। वुश, तलवार उसकी गर्दन में जा धंसी। खून उछल गया, लेकिन वो गिरा नहीं, घोड़े पर लटका हुआ रात में गायब हो गया। ऑफिसर गुस्से में, वो भाग गया। मैंने शांति से कहा, चिंता मत करो, वो मर चुका है, यहां रुकना सेफ नहीं है। चलो पूरी रात चलते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे मिले। उन्होंने हमें मैजेस्टिक टाइगर कैंप का रास्ता बताया, लेकिन उनकी नजरें अजीब थी, जैसे वो हमें पहले से डेड समझ रहे हों। कैंप के पास पहुंचे। खून की बदबू इतनी भयानक थी कि उल्टी आ जाए। दरवाजे पर कतारों में लटके हुए कटे हुए सिर, कुछ सड़ चुके कौवे मांस नोच रहे थे। मैंने निगलते हुए कहा, डेकोरेशन थोड़ा अलग है। ऑफिसर ठंडी हंसी हंसा। डर गए? मैं मुस्कुराया, मुझे ये जगह पसंद है। गेट गार्ड्स बोले, इतना दुबला, कितनी तलवारें झेलेगा? अंदर हर तरफ चीखें, लोगों को बांधकर टॉर्चर किया जा रहा था। ऑफिसर ने मुझे सोल्जर को सौंपा, इसे अंदर डाल दो। मुझे एक अंधेरी सेल में फेंक दिया गया। अंदर कदम रखते ही मैं ठोकर खा गया। नीचे देखा, एक लाश, नाइस रूम के साथ फ्री डेड बॉडी। मैं दीवार से टिक गया, थक चुका था और धीरे धीरे सो गया। अचानक दरवाजा खुला। ऑफिसर सामने खड़ा था। पछतावा है? मैंने आंखें मलते हुए कहा, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं। वो मुड़कर जाने लगा। मैंने पीछे से पुकारा। मैंने पूछा, तुमने मुझे रास्ते में क्यों नहीं मारा? वो रुका। मैं तुम्हें क्यों मारूं? मैंने पूछा, कोई मेरी जान क्यों चाहता है? वो हल्का सा मुस्कुराया। मरे हुए लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं होती। मैं झुंझलाकर बोला, अरे ये ठीक नहीं है, मैं मरने वाला हूं और तुम मुझे सच जानकर मरने भी नहीं दोगे? फिर मैंने ताना मारा, और सुनो, मुझे बीफ स्टू का लालच मत दो, मैं बीफ नहीं खाता। और हाँ, मैं तुम्हारा एक स्वॉर्ड का कर्जदार हूं। अगली बार इससे भी बेहतर दूंगा। मोटी भावों वाला ऑफिसर रुका भी नहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की मॉकिंग स्माइल आई। उसने सिर हिलाया और चला गया। सेल में अब सिर्फ मैं था। मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोला। ये जगह प्योर लेवलिंग ग्राउंड है। कुछ ही दिनों में मेरे पास 1.7 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मैंने रात होने का इंतजार किया। फिर सेल डोर खुला। कुछ लोग अंदर आए, पूरी तरह खून से लथपथ। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, बस चुपचाप बैठ गए। आखिर में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आया, हाथ में लैंटर्न। वो एकदम क्लीन था। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया। नया है? वो मेरे पास बैठ गया। पास्ट की बातें मत कर, यहां नाम नहीं चलते, निकनेम चलता है। मुझे थिन हॉर्स बुलाओ। मैं हंसा, ठीक है, तुम मुझे ग्वान 1 बुलाओ। मैंने पूछा, ये लोग कहाँ गए थे? इतने खून में क्यों हैं? थिन हॉर्स बोला, प्रेरी गए थे। यहां प्रेरी जाना मतलब नॉर्दर्न बारबेरियंस को मारना। मैंने सिर हिलाया, लगता है यहां कोई भी नॉर्मल नहीं है। तभी एक सोल्जर अंदर आया, एक बड़ी टोकरी बंस की और एक बैरल वाइन का। थिन हॉर्स बोला, आज तुम नए हो, जो चाहो ले लो, लेकिन उसके बाद लाइन किल्स के हिसाब से लगेगी। 0 किल नो फूड। मैं मुस्कुराया, नाइस रूल, पावर ही सब कुछ है। मैंने 5 बड़े मीट बंस उठाए। तभी एक जाइंट आदमी आया, पूरा आयरन टावर जैसा। उसने 10 बंस उठाए और आधा बैरल वाइन, एक ही घूंट में खत्म। फिर एक औरत आई, चेहरे पर रेड टैटू और चेस्ट पर उभरा हुआ निशान। उसने 2 बंस लिए, टोंग को घुरा और बिना कुछ बोले चली गई। थिन हॉर्स हंसा, बटरफ्लाई सिस्टर, थोड़ा और खाओ, वरना न्यूट्रिशन कम पड़ जाएगा। अचानक अंधेरे से एक क्लियर कोल्ड वॉइस आई। तब एक सुंदर पीला सा युवक अपनी छोटी उंगली को ऑर्चिड स्टाइल में उठाकर एक बन उठा लिया। मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इस अजीब आदमी से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। आखिर में काले चोगे में लिपटा एक छोटा सा लड़का टोकरी में हाथ डालकर लालच से खाने लगा। थिन हॉर्स ने समझाया,
डरो मत, वो एक अच्छा लड़का है, बस उसका खाने का तरीका ठीक नहीं है। मैंने अपने मुंह में रखा बन निकल लिया। ये जगह सच में हिडन टैलेंट से भरी है। थिन हॉर्स शराब पीते हुए सबका परिचय देने लगा। ये बड़ा मूर्ख जियांग नैन गैंग का मालिक है। पूरी गैंग खत्म हो गई थी। फ्लावर बटरफ्लाई एक ब्रॉथल से भागी थी। जब वो लोगों को मारती है तो उसके चेहरे के फूल बटरफ्लाइज की तरह उड़ते हैं। वो पीला सा चेहरा वाला आदमी राजकुमार का खास आदमी था। उसने राजकुमार की बेटी को बहकाया और उसे यहां भेज दिया गया। वो पीला चेहरा वाला आदमी चिल्लाया, उसने मुझे बहकाया, वो इतनी शेमलेस क्यों है? थिन हॉर्स बोला, इस जगह पर सावधानी भी एक टैलेंट है। और वो छोटा लड़का, सबसे ज्यादा दुख उसी ने झेला है। उसका मालिक एक ईविल कल्टिवेटर था। उसने उसे भूत जैसा बना दिया। उसने अपने मालिक को मार दिया, लेकिन वो यहां से गया नहीं, यही रह गया। मैंने कहा, यह सच में हैरान करने वाला है। थिन हॉर्स बोला, जहां तक मेरी बात है, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो पॉइजन के साथ खेलना जानता है। फ्लावर बटरफ्लाई हंसी, इसे सिंपल मत समझो। एक नौजवान बोला, इससे दूर रहो, जहर से सावधान रहो। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ आया कि असली एक्सपर्ट यही है। थिन हॉर्स मुस्कुराया, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, सब बकवास है। जो अंदर गया होगा वो वही आदमी होगा जिसे प्रिंसेस किंग फेंग पसंद करती थी। नहीं, थिन हॉर्स ने शराब थूकते हुए कहा। फ्लावर बटरफ्लाई अंधेरे में हल्का सा हंसी। थिन हॉर्स ने सिर हिलाया और पूछा, तो तुम अंदर नहीं जाना चाहते थे? मैंने कहा, मैं मरना नहीं चाहता। क्या मैं मूर्ख हूं? उसने पूछा, तो तुम्हारे पास क्या स्किल्स है? मैंने कहा, मुझे लोगों को मारना पसंद है। किलिंग का काम मुझे दे देना, मैं कर दूंगा। रात चुपचाप बीत गई। अगली सुबह सैनिक फिर से बंस की टोकरी लेकर आए। सब लोग नियम के अनुसार लाइन में खड़े हो गए। मैं जानबूझकर सबसे पीछे खड़ा हुआ। थिन हॉर्स ने मुझे 5 बंस दिए जो उसने बचाकर रखे थे। छोटे लड़के ने भी कुछ जोड़ा। मैंने उस खून से भरी आंखों वाले युवक को हैरानी से देखा। मैंने सिर हिलाया। मैं खा ही रहा था कि दरवाजा खुला। एक मूंछों वाला आदमी अंदर आया। सबने जल्दी से बंस खत्म किए और बाहर चले गए। सबने तुरंत उसका पीछा किया। वो हमें एक वेपन कैंप में ले गया। उसने थिन हॉर्स को एक किताब दी और कहा, आजकल नॉर्थ अनस्टेबल है, जाओ और पता लगाओ कि वे क्या करने वाले हैं। एक को पकड़ो, रिवॉर्ड मिलेगा। 2 पकड़ो, ज्यादा रिवॉर्ड। लीडर को मारो और रिवॉर्ड। वो अपनी बात खत्म करके चला गया। मैं कंफ्यूज था, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सोल्जर, लीडर? थिन हॉर्स मुस्कुराया और बोला, जल्दी समझ जाओगे। अपना सामान बांधो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। थिन हॉर्स के बोलते ही सब लोग तुरंत एक्टिव हो गए। बड़ा आदमी एक मूर्ख की तरह अपने जितना बड़ा स्पाइक्ड मेक उठाकर कंधे पर रख लिया। मैं हैरान रह गया। ये मेक सैकड़ों किलो का होगा। वो आदमी बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ यंग मास्टर सेंचु ने एक ब्लैक आयरन रॉड उठाई। जब मैंने उसे उस रॉड को सहलाते देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फ्लावर बटरफ्लाई ने एक लंबी स्पाइक्ड व्हिप उठाई। उसमें तेज कांटे थे। मैंने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वो ब्रॉथल में रही है। उसका वेपन भी अलग है। अब सिर्फ छोटा लड़का बचा था। वो शेल्फ के पास गया, एक बॉक्स उठाया और थिन हॉर्स के पास आ गया। मैंने पूछा, क्या ये तुम्हारा वेपन है? इसके अंदर क्या है? वो बोला, ये बूढ़े आदमी का बॉक्स है, इसके अंदर मजेदार चीजें हैं। मुझे वेपन की जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जैसे कह रहे हो, यही मेरा वेपन है। मैंने सिर हिलाया। फिर मैंने अपना वेपन ढूंढना शुरू किया। मेरी नजर एक बड़े सेबर पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा थिक आईब्रो ऑफिसर का था। मैंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। मेरे मन में शक बढ़ गया, इतने सैम सोर्ड्स यहां कैसे हो सकते हैं? थिन हॉर्स बोला, ये कल ही यहां रखा गया है, लगता है तुम्हारा इससे कनेक्शन है। मैंने पूछा, ये यहां कैसे आया? किसी ने कहा, कल इसे थिन हॉर्स पोर्ट से लाया गया था। मैं समझ गया, ये वही स्वॉर्ड है जो उस ऑफिसर की थी। मैंने सोचा, इतना घूमकर ये फिर मेरे पास आ गई। किस्मत सच में अजीब है। मैंने स्वॉर्ड को कंधे पर रख लिया। बाकियों ने भी अपने वेपन्स चुन लिए। हम सब कैंप से बाहर निकल गए। एक बॉल्ड आदमी खुले मैदान में खड़ा था। उसके पीछे टाइगर सोल्जर्स पूरी डिसिप्लिन में खड़े थे। गंजे आदमी ने जैसे ही हमें आते देखा, उसने पीछे खड़े टाइगर सोल्जर्स को इशारा किया, चलो। वो तुरंत घोड़े पर चढ़ा और पूरे ग्रुप को लीड करने लगा। थिन हॉर्स कुछ लोगों के साथ उसके पीछे चल पड़ा। बाकी गार्ड्स बिल्कुल डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे थे। मैंने धीरे से थिन हॉर्स से पूछा, ये मिलिट्री कैंप में मंक क्या कर रहा है? जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक उस गंजे आदमी से एक आइस कोल्ड किलिंग ऑरा निकली, इतनी खतरनाक कि मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। लेकिन अगले ही पल वो ऑरा गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थिन हॉर्स हंसा, बकवास मत करो, वो ऐसा ही है, उसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नजर बार बार उसके चमकते हुए बॉल्ड हेड पर जा रही थी। जब तक सूरज बादलों से बाहर नहीं आया, उसका सिर इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मुझे आंखें सिकोड़नी पड़ी। अचानक वो गंजा आदमी रुक गया, घोड़े से उतरा और थिन हॉर्स के पास आया। कल यही 3 बारबेरियंस मिले थे, पता नहीं कहां से आए। हम पहुंचे तो वो पहले से मरे हुए थे, 2 के सिर सीधे 2 हिस्सों में कटे हुए। थिन हॉर्स ने बस सिर हिलाया। फिर हम आगे बढ़े। आधा दिन और सफर। इस बार हम एक छोटे से वाटर पॉन्ड के पास पहुंचे। गंजे आदमी ने पास जाने के बजाय अपने विप से इशारा किया।
3 रेड मंकीज यहां रुके थे। घोड़ों को पानी पिलाया, फिर ईस्ट की तरफ गए। हमारे लोग उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। स्वॉम्प क्रॉस करते वक्त वो अचानक स्पीड बढ़ाकर गायब हो गए। थिन हॉर्स बोला, ठीक है, हम चेक करके आते हैं। वो मुझे और कुछ लोगों को लेकर मेन ग्रुप से अलग हो गया। जब हम दूर आ गए, मैंने पूछा, तुम भागना चाहते हो? थिन हॉर्स हंसा, भागकर कहां जाओगे? एम्पायर तुम्हें चाहता नहीं, नौ तुम्हें अपना मानता नहीं। मैं चुप हो गया। सच यही था, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी मेरे लिए कहीं जगह नहीं। थिन हॉर्स बोला, अगर भागना है तो अभी भाग जाओ। हम कह देंगे तुम मर गए, लेकिन अगर पकड़े गए तो हम सब मरेंगे। मैं हंसा, तुम मुझे कम समझ रहे हो। मैं यहां आया हूं मारने के लिए, जब तक काफी लोगों को ना मार लूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थिन हॉर्स मुस्कुराया, अच्छा। फिर उसने कहा, आगे 2 स्काउट्स हैं, तुम और यंग मास्टर सेंशु। उन्हें खत्म करोगे। सेंशु ने आंखें घुमाई, जैसे निकनेम एक्सेप्ट कर लिया हो। मैंने इधर उधर देखा, स्काउट्स कहाँ है? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। थिन हॉर्स ने मेरे बगल में खड़े छोटे लड़के की तरफ इशारा किया। मैंने हैरानी से पूछा, उसने क्या कहा? कुछ नहीं। जब तुम हंस रहे थे, उसने आगे इशारा किया और 2 उंगलियां उठाई। मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। वाओ, साइलेंट सिग्नल्स भी काम करते हैं। थिन हॉर्स बोला, बैटलफील्ड में सिर्फ देखना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखो। एनिमीज ही नहीं, टीममेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। बाकी बाद में, पहले काम खत्म करो। मैं चुपचाप यंग मास्टर सेंशु के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में मुझे 2 घोड़े दिखाई दिए, घास खाते हुए। सेंशु ने फुसफुसाकर कहा, वाइल्ड ट्राइब के हॉर्सेस, ना सैडल ना रेन। दिखते वाइल्ड है, लेकिन इनके मालिक पास ही होंगे। फिर उसने इशारा किया घोड़े के पास, एक छोटा सा गड्ढा। मैं समझ गया, एनिमीज वही छिपे हैं। हम दोनों तरफ से धीरे धीरे फ्लैंक करने लगे। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने तुरंत एट्रीब्यूट पॉइंट्स एलोकेट किए। सिस्टम एलोकेशन सक्सेसफुल। रिमेनिंग पॉइंट्स 1.6। एक गर्म लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। ये पावर किसी खाने से नहीं मिल सकती थी। मैंने होंठ चाटे, साबर, बिग नाइफ कसकर पकड़ा और सीधा झपट पड़ा। सेंशु शॉक हो गया, अरे चुपके अटैक नहीं करना था? ये सीधा चार्ज क्यों कर रहा है? प्लान बदल चुका था। दूर खड़ा थिन हॉर्स बस मुस्कुरा रहा था। फ्लावर बटरफ्लाई बुदबुदाई, दिखने में नॉर्मल, लेकिन पूरा पागल है। थिन हॉर्स हंसा, जल्दी कंक्लूजन मत निकालो, बैटलफील्ड हर सेकंड बदलता है। उधर सेंशु पीछे हट रहा था और मैं सीधा अटैक मोड में था। अचानक दूर से एक दर्द भरी चीख गूंजी। सेंशु रुक गया। बस अब ये गया, कोई ऐसे लड़ता है क्या? लेकिन जैसे ही वो फ्लावर बटरफ्लाई के पास पहुंचा, उसने देखा उसका चेहरा शौक से भरा हुआ था। मत देखो, वो जरूर बुरी तरह मरा होगा। लेकिन फ्लावर बटरफ्लाई ने उसे रोक दिया। देख। और फिर उन्होंने मुझे देखा। मैं खड़ा था, खून से लथपथ, छोटे गड्ढे के पास। मेरे सामने एक वाइल्ड ट्राइब का आदमी 2 टुकड़ों में बंटा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा और मुस्कुराया। मेरे पीछे से एक आकृति दौड़ती हुई आई। वो जंगली जनजाति का एक और सदस्य था। वो मेरी तरफ नहीं आया, बल्कि सीधे वॉरहॉर्स की ओर भागा। वो साफ तौर पर भागना चाहता था, लेकिन मैं उसे कैसे जाने देता? मैं उस पर झपट पड़ा। मैंने अपने हाथ में बड़ी छुरी उठाई और उस पर वार किया। जैसे ही वो घोड़े तक पहुंचा, मेरी बड़ी सेबर उसकी गर्दन तक पहुंच गई। उसने सेबर की ताकत का सहारा लेने की कोशिश की। वो पूरी तरह किलिंग इंटेंट में डूब गया। एक हल्की आवाज के साथ मैंने उस पर वार किया। मैंने उसे और उसके घोड़े को एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। तभी सिस्टम की आवाज आई, किल काउंट 1, रिवॉर्ड 0.5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं वहां खड़ा था, पूरा खून से भरा हुआ, जैसे कोई शुरा। मेरे चेहरे पर अजीब सा आनंद था। यंग मास्टर सेंशु का मुंह खुला का खुला रह गया, इतना कि उसमें 3 लोहे की छड़ें आ सकती थी। वो शौक में था और धीरे से निकल गया। उसने बस 3 शब्द बोले, इसने कर दिखाया। थिन हॉर्स मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, ये अलग है। वो बोला, उस बड़े आदमी की मेक सैकड़ों पाउंड की है, लेकिन उसकी ताकत ही उसकी असली शक्ति नहीं है। वो बड़ा आदमी बहुत कम बोलता था, लेकिन उसने कहा, ये सच में अलग है। अगर मैं होता तो मैं उन्हें पहले ही कुचल देता। जब उसने कुचलने की बात की, छोटे वाले ने अपनी गहरी लाल जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे, जैसे उसे सच में मजा आ रहा हो। मैंने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। मैं वापस आ चुका था और मेरे कपड़े पूरी तरह खून से भरे थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपनी बड़ी छुरी को एक कपड़े से ध्यान से साफ किया। थिन हॉर्स मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा काम किया। मैंने कहा, मैं किसी को जिंदा छोड़ना भूल गया। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। थिन हॉर्स ने कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 गार्ड्स थे 7 में से। जब उसने मुझे डांटा नहीं तो मुझे राहत मिली, लेकिन मुझे महसूस हुआ बाकी लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। फ्लावर बटरफ्लाई का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन यंग मास्टर सेंशु की नजरें थोड़ी अलग थी। मुझे थोड़ा खतरा महसूस हुआ, ऐसा एहसास जो मुझे पहले एनिमी से लड़ते समय भी नहीं हुआ था। मैंने उसे देखा,
वो तुरंत मुस्कुराया। तुम काफी खतरनाक हो। तुमने अकेले ही खत्म कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि उसने पहले मुझे छोड़ दिया था। मैंने सोचा अकेले जाना बेहतर है ताकि वो मेरा एक्सपीरियंस स्टील ना करे। मैंने कहा अगली बार मैं अकेले ही कर लूंगा। वो बोला ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेले सारा काम नहीं करने दूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, मुझे लोगों को मारना पसंद है। तभी थिन हॉर्स ने बीच में कहा सिंपल बात है, उनका एक आदमी मिसिंग है। वो लोग जल्दी रिएक्ट करेंगे, हमें जल्दी करना होगा। उनके मेन ग्रुप को ढूंढना है। सबने सिर हिलाया। फिर सब आगे बढ़ गए। इस बार वे ब्लाइंडली सर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि बारबेरियन का आदमी मिल चुका था। इसका मतलब उनका बड़ा ग्रुप ज्यादा दूर नहीं है। थिन हॉर्स ने कहा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके स्काउट्स हमेशा मेन ग्रुप से कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं। बर्बर जनजाति का लड़का यूजुअली मेन ग्रुप से कुछ किलोमीटर दूर ही स्प्रेड होकर चलता है, इसलिए उन्हें जल्दी ही मेन ग्रुप से मिल जाना चाहिए। एक्चुअली लगभग 15 मिनट बाद ही उस लड़के ने अचानक अपना हाथ आगे राइट साइड की तरफ बढ़ाया और धीरे से ग्राउल किया। इस बार थिन हॉर्स को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इंस्टेंटली समझ गया नॉर्दर्न बारबेरियंस आगे आ चुके थे। मेन ग्रुप फाइनली दिखाई दे चुका था। सब लोग रेडी हो जाओ, थिन हॉर्स ने कमांड दिया। सबने अपने वेपन्स चेक करना शुरू कर दिया। वो मंदबुद्धि भाई अपना वॉर मेक पकड़कर उसकी आयरन रॉड को धीरे धीरे सहलाने लगा, जैसे उससे कोई अजीब कनेक्शन हो। थिन हॉर्स ने उस छोटे बच्चे की बैग पर रखे बॉक्स को खोला, उसमें से एक छोटी रेड बॉटल निकाली और उसमें मौजूद पाउडर को उस फ्लावर पैटर्न वाली बटरफ्लाई विप पर स्प्रिंकल कर दिया। उस छोटे बच्चे के पास कोई वेपन नहीं था, इसलिए उसने बस अपने नेल्स को चाट लिया। वो इस ग्रुप में सबसे नॉर्मल इंसान लग रहा था। आयरॉनिकली सबके तैयार होने के बाद मैंने भी अपनी बड़ी छुरी पहले ही क्लीन कर ली थी। थिन हॉर्स सभी को सामने राइट साइड की ओर लीड करने लगा। अब मैं थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा था। मैं बाहर सिर्फ हफ दे ही रहा था और ऑलरेडी मुझे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिल चुका था। मुझे उन बारबेरियंस को थैंक्स बोलना चाहिए और जल्द ही मैं उनसे फिर मिलने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके बड़े ग्रुप को देख पाता, अचानक दूर से एक लाउड रोर सुनाई दिया। कुछ ही देर में जब हम एक छोटी हिल क्रॉस करके आगे बढ़े, हमने दूर एक ग्रुप को आपस में लड़ते हुए देखा। मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया। ये एम्पायर और बारबेरियंस के बीच क्लैश था। इंपीरियल आर्मी की फॉर्मेशन मिक्स थी, सोल्जर्स भी थे और कॉमन पीपल भी। मैंने उन कॉमन लोगों के कपड़े पहचाने। वे लोग एक्चुअली डेथ रो प्रिजनर्स थे जिन्हें मरने के लिए भेजा गया था। रॉयल आर्मी उन्हें आगे बढ़कर अटैक करने का ऑर्डर दे रही थी, लेकिन उनके पास ना वेपन्स थे ना आर्मोर। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, ब्लाइंडली आगे बढ़ना, क्योंकि अगर वे पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत करते तो पीछे खड़े सोल्जर्स की हैवी सोर्ड्स उनके सिर उड़ा देती। इस बैटल में शामिल होना मतलब ऑलमोस्ट सर्टन डेथ था। फिर भी आगे बढ़ने में एक छोटी सी होप थी। उन कंडेम्ड मैन के पास कोई और चॉइस नहीं था। वे बस सामने खड़े बारबेरियंस की ओर टूट पड़े और बारबेरियंस बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए। अपने कर्व सोर्ड्स घुमाते हुए हॉर्सेस पर सवार होकर उन्होंने एक ही वेव में उन कंडेम्ड मैन के मेजॉरिटी को काट गिराया। जो बचे वो वही गिर पड़े। कुछ लोग शॉक में जमीन पर नीज के बल बैठ गए, अपने सामने पड़े हेडलेस बॉडीज को ब्लैंक स्टेयर से देखते हुए। अगले ही पल उनकी दुनिया घूम गई और वे खुद भी दूसरों की नजरों में हेडलेस कॉर्पसेस बन गए। कुछ डर के मारे भागे, कुछ रॉयल सोल्जर्स की लाइंस की ओर भागे, लेकिन उनका सामना कोल्ड डैगर से हुआ। कुछ लोग ग्रास की तरफ भागे डेस्परेटली एस्केप करने के लिए, लेकिन पीछे से बारबेरियंस तुरंत उन तक पहुंच गए और उनकी लाइव्स खत्म कर दी। कंडेम्ड मैन पूरी तरह हेल्पलेस थे और कुछ ही समय में या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। मैं हिल के टॉप पर खड़ा था और ये सब साइलेंटली देख रहा था। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता तो शायद मैं भी अभी उसी ग्रासलैंड में पड़ा होता। नीचे मौजूद रॉयल सोल्जर्स इस ब्लडबाथ को देखकर पूरी तरह डर चुके थे। आखिरकार वे हिले, लेकिन उन्होंने बारबेरियंस पर अटैक नहीं किया। इंस्टेड वे अपने हॉर्सेस पर चढ़े और दूर भाग गए। सच में वे बस भाग गए। मैंने हल्की हैरानी से कहा, क्या उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन्स के लिए अपनी ताकत दिखानी नहीं थी? मास्टर सेंशु ने कहा, वे अपनी जान रिस्क में क्यों डालते? कैनन फॉडर तो पहले ही मर चुका था। अब उनके पास लड़ने का कोई रीजन ही नहीं बचा था। ऑफ कोर्स वे रिट्रीट कर रहे हैं। हवा में अभी भी खून की गंध तैर रही थी और बैटलफील्ड ऑलमोस्ट साफ हो चुका था। अब हमारी बारी है। थिन हॉर्स की आवाज ठंडी लेकिन उत्साहित थी। याद रखना, उनके छोटे से बॉस को पीछे छोड़ देना। उसकी आवाज मेरे कान के पास गूंज गई, जैसे कोई शिकारी शिकार से पहले वार्निंग दे रहा हो। उसी पल मैंने अपने कान में एक और आवाज सुनी, एक अजीब जंगली खुशी से भरी हुई आवाज। वो आवाज लिटरली दौड़ रही थी, जैसे कोई पागलपन, कोई ब्लड लस्ट अब खुलकर बाहर आने वाला हो। मैंने देखा कि वो मूर्ख भाई अपनी बाह झटक रहा था और अपनी बाह से कसकर चिपके छोटे लड़के को हवा में फेंक दिया। उस छोटे लड़के ने एक अजीब सी चीख निकाली, फिर वो धीरे से जमीन पर गिरा और इंस्टेंटली चारों पैरों पर दौड़ते हुए उन जंगली आदिवासियों की तरफ भाग पड़ा। उसके पीछे पीछे उसका मूर्ख भाई भी लाइटनिंग स्पीड से दौड़ा, हर कदम में कई मीटर की छलांग लगाते हुए, और अपना कांटेदार गदा उतनी ही आसानी से घुमा रहा था जैसे यंग मास्टर सेंशु अपनी आयरन रॉड घुमाते थे। मैं अभी इन दोनों की वर्डनेस पर रिएक्ट ही कर रहा था कि अचानक मेरे कान में एक शार्प हंसी गूंजी। मैं चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। बटरफ्लाई के चेहरे पर लगे छोटे छोटे फूल चुपचाप खिल रहे थे। एक ही पल में वो ब्लड रेड बटरफ्लाई बन गया और फिर
वो फ्लावर बटरफ्लाई सच में एक रियल बटरफ्लाई बन गई और सीधे आगे भागते हुए उन दोनों के पीछे उड़ने लगी। तभी यंग मास्टर सेंशु मेरे पास आए और बोले, मेरे प्यारे भाई, ये बुरा नहीं है, राइट? लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ मैं सीधे नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। यंग मास्टर सेंशु एक पल के लिए स्टन रह गए, फिर वो भी मेरे पीछे आ गए। थिन हॉर्स पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, बस हमें जाते हुए देख रहा था और हल्की सी स्माइल के साथ विदा कर रहा था। पहाड़ी के नीचे नॉर्थ से आए लोग किसी वार्निश ब्रश के लिए चिल्ला रहे थे। अब सिर्फ एक ही बचा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर घुमाया, उन्होंने पहाड़ी से कुछ लोगों को नीचे उतरते देखा और वो सब खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उनके हिसाब से हम इतने कम थे कि हम उनके लिए थ्रेट ही नहीं थे। उन्होंने हमसे डील करने के लिए सिर्फ कुछ दर्जन लोग भेजे, बाकी लोग लूट इकट्ठा करने चले गए। लेकिन अगले ही पल हंसी गायब हो गई। जंगली जनजाति का फॉर्मेशन इंस्टेंटली टूट गया। वो छोटा लड़का जैसे कोई बीस्ट हो, उसने सीधे एक बारबेरियन को गिराया, अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसकी गर्दन पर काट लिया। एक ही पल में खून फूट पड़ा। वो छोटा लड़का पूरा खून में भीग गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तुरंत अगले टारगेट पर कूद गया। वो बारबेरियन तड़पता रहा, उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और फिर निलिन के कांटेदार गदे ने उसे फिनिश कर दिया। मैंने उस मूर्ख भाई को पहाड़ के आधे रास्ते में एक बारबेरियन को खत्म करते देखा। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे पहुंचता, दूसरी तरफ फ्लावर बटरफ्लाई भी एक्टिवेट हो चुकी थी। वो एक असली बटरफ्लाई की तरह उड़ती हुई दो बारबेरियन से टकराई। उनके चेहरे क्रूएल थे, लेकिन बटरफ्लाई अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी विप ने एक बारबेरियन के नेकेड टॉर्सों पर जोर से वार किया, लेकिन सिर्फ एक ब्लडी मार्क बना। क्लियरली इतना डैमेज उसे मारने के लिए काफी नहीं था। लेकिन अगले ही पल उन बारबेरियंस के हाथ सुन्न हो गए। उन घावों से ब्लड रेड लाइंस फैलने लगी और लाइटनिंग स्पीड से पूरे शरीर में फैल गई। और फिर बूम, वो लाइंस अचानक फट गई और वो बारबेरियन लिटरली फटे हुए गुब्बारे की तरह एक्सप्लोड हो गया। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर बाकी सब पैनिक में आ गए। उसकी मौत से पहले ही बाकी लोग डरकर भागने लगे। चेन रिएक्शन शुरू हो गया। जो भी बटरफ्लाई के आसपास था वो दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा, लेकिन मौत को रोक नहीं पाया। इसी केओस के बीच फाइनली मैं बैटलफील्ड में पहुंच गया। मैंने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाई और अपने सबसे पास खड़े बारबेरियन पर वार किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही मर चुका था। कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं आया और मैं गुस्से से भर गया। डैम एटी, मैं चिल्लाया और दूसरे एनिमीज की तरफ दौड़ पड़ा। जब तक मैं नीचे पहुंचा, वो मूर्ख भाई और वो छोटा लड़का ऑलरेडी कई लोगों को मार चुके थे। उनकी परफेक्ट टीम वर्क थी। एक घायल करता, दूसरा फिनिशिंग ब्लो देता। उनकी स्पीड इनसेन थी। अब मुझे समझ आ गया क्यों वो मूर्ख भाई हमेशा बंस की लाइन में फर्स्ट आता है और वो छोटा लड़का लास्ट, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसी ने ले लिया था। मैं जेलस था, लेकिन हेल्पलेस भी। उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी परफेक्ट थी कि मैं बीच में कुछ कर ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ फ्लावर बटरफ्लाई की विब भी इक्वली डेडली थी। अगर उसका एक भी हिट लगता तो एनिमी तुरंत पॉइजन ब्लड का पटल बन जाता और मैं, जब तक मेरी स्वॉर्ड पहुंचती, टारगेट पहले ही डेड होता। मैं बस बेकार में भाग रहा था, बिना कुछ अचीव किए। फ्रस्ट्रेशन में मैंने चिल्लाया, क्या ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तभी मैंने दूर एक अकेला बारबेरियन देखा। वो बाकी सबसे काफी दूर था, मतलब अभी तक सेफ था। फाइनली मैं एक जंगली भेड़िए की तरह उसकी तरफ दौड़ा। मैंने एक्साइटमेंट में अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाई और उसके सिर पर वार करने ही वाला था। तभी कहीं से एक आयरन रॉड उड़ती हुई आई और सीधे उसके सिर पर जा लगी। थर्ड, वो वही ढेर हो गया। मैं फ्रीज हो गया। धीरे धीरे मैंने उस डायरेक्शन में देखा और वहां यंग मास्टर सेंशु खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसा लगा? उसने हंसते हुए कहा। मैंने कहा था ना, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी तरफ घूरा और फिर गुस्से में नीचे थूक दिया, मैं ठीक हूं, बोलकर वहां से चला गया। फिर मैं सीधे एक और सैवेज ट्राइब के मेंबर पर टूट पड़ा, इतनी तेजी से कि यंग मास्टर सेंजी वही खड़ा सिर खुजलाता रह गया। शायद वो सोच रहा था, अभी तो मैंने इसकी हेल्प की थी, फिर ये इग्नोर क्यों कर रहा है? लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। मैं अंदर से ऑलमोस्ट पागल हो रहा था। इतना बड़ा बैटलफील्ड, हर तरफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स पड़े हुए थे, लेकिन मैं एक भी ग्रैब नहीं कर पा रहा था। ये ग्रुप सीरियसली एबनॉर्मल है। मैंने दांत भींचते हुए सोचा। कुछ ही देर में सैवेज ट्राइब ऑलमोस्ट खत्म हो गई और मैं प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने उनकी रियल स्ट्रेंथ देख ली थी। एक दहाड़ के साथ मैं वापस ऊपर की तरफ दौड़ा। उधर बारबेरियन ट्राइब ऑलरेडी लूट कलेक्ट कर चुकी थी और अब रिट्रीट करने की तैयारी कर रही थी। इस बार उनका टारगेट था एम्पायर का ग्रेन स्टोरेज, क्योंकि बारबेरियंस अपने साथ रेशन नहीं लाते। उनका पूरा सर्वाइवल लूट पर डिपेंड करता है। नॉर्थ बॉर्डर पर उनका मेन टारगेट हमेशा एम्पायर ही होता है। हर 3-5 दिन में वो रेड करते हैं, सप्लाईज भी मिलती है और एम्पायर को डिस्टर्ब भी करते हैं। एक ट्विस्टेड बैलेंस बना हुआ था। दोनों साइड्स समहाउ एडजस्ट कर चुकी थी। उसी दौरान एम्पायर के कुछ लोग पहाड़ से नीचे आए, लेकिन शुरुआत में बोट ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। उसने बस एक डजन सोल्जर्स भेजे ताकि वो उन्हें थोड़ी देर रोक सकें और मेन आर्मी सेफली ग्रेन ले जाए। लेकिन जैसे ही उसने लूट ऑर्गेनाइज करना खत्म किया, उसे रियलाइजेशन हुआ
उसके ऑलमोस्ट सारे सबॉर्डिनेट्स मर चुके थे और उसी वक्त एम्पायर का एक आदमी उसकी मेन आर्मी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बोट इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया। एम्पायर ने मेरी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया है। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका वॉरहर्स सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसके हाथ में तलवार थी और साफ था वो मुझे एक ही वार में खत्म करना चाहता था। उधर मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अचानक मैंने उसे अपनी तरफ आते देखा और मैं खुश हो गया। परफेक्ट, ये तो खुद चलकर आ गया। इस बार मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं और तेज भागा। उसका वॉरहर्स अब डेंजरसली करीब आ चुका था। मैंने अपनी बड़ी सेबर उठाई और बोट ने भी अपनी तलवार उठा ली। मैं पागलों की तरह मुस्कुराया और उसने एक ठंडी डेडली स्माइल दी। क्लैंग, एक भारी टक्कर की आवाज गूंजी। दोनों हथियार टकराए। मैं मेंटली रेडी था कि मेरी ब्लेड टूट जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं टूटा। बोट भी शॉक में था। उसके हाथ में क्लैन चीफ की दी हुई प्रेशियस स्वॉर्ड थी, जो आमतौर पर एम्पायर की स्वॉर्ड्स को आसानी से काट देती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम दोनों को एक ही रियलाइजेशन हुआ, अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इनसेन थी और वेपन भी इक्वली पावरफुल। मैं सीरियस हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नॉर्मली इस इंपैक्ट से किसी की भी आर्म्स टूट जाती, लेकिन वो घोड़े पर बैठा बारबेरियन बिल्कुल अनअफेक्टेड था और बोट को भी अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था। प्लस वॉरहर्स की स्पीड का एडवांटेज। उसके हिसाब से मैं अब तक हेविली इंजर्ड होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। मैं वही खड़ा था, एक इंच भी पीछे नहीं हटा। हम दोनों की आंखों में डाउट चमका। क्यों? अगर स्वॉर्ड नहीं टूटी तो लॉजिकली बॉडी कटनी चाहिए थी, लेकिन कोई इंसान तलवार जितना हार्ड कैसे हो सकता है? मेरी ब्लेड उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाई और बोट ने भी मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ब्लेड पर वो कोल्ड शाइन देखी, वो इंस्टेंटली पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर इंस्टिंक्टिवली सिहर उठा। इस एक्सचेंज में उसे चोट नहीं लगी, लेकिन स्पीड के मामले में मैं ऑलरेडी एज ले चुका था। सिचुएशन जो पहले उसके फेवर में थी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। लेकिन जैसे ही बोट ने अपने वॉरहर्स को घुमाया, उसकी स्पीड वापस पीक पर आ गई। मैंने अपने होंठ चाटे। डेंजरस एनिमी, ये बाकी बारबेरियंस जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने इसे मार दिया तो डेफिनेटली ह्यूज एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। उधर बोट की आंखों में भी किलिंग इंटेंट बढ़ रहा था। काफी टाइम हो गया था उसे किसी वर्दी अपोनेंट से लड़े हुए। अगर वो मुझे मार देता तो एम्पायर को सीरियस डैमेज पहुंचता। अभी तक जो हुआ वो बस टेस्टिंग थी। रियल फाइट अब शुरू होने वाली थी। उसकी अल्टीमेट मूव बोट बॉडी स्लैश, ये बेहद पावरफुल था, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी थी। ये सिर्फ सामने वाले टारगेट को ही हिट कर सकता था। और अब वो मूव फिर से एक्टिवेट होने वाला था। ये बेहद पावरफुल है, लेकिन ये उसकी अल्टीमेट मूव नहीं है। मैंने अपनी नजरें बोटे पर टिकाए रखी। उसकी असली किलर मूव थी चेन स्ट्राइक। अगर पहला वार मिस हो जाए तो वो अपने पावरफुल बॉडी के मोमेंटम से तुरंत दूसरा वार कर सकता था। वो इसे रिटर्निंग ब्लेड कहता था। पता नहीं इस मूव से उसने एम्पायर के कितने लोगों को लिटरली चीर डाला था। उसे अपनी इस टेक्निक पर पूरा भरोसा था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, मेरा सिस्टम था। अभी तक मेरी ताकत बस अपोनेंट के बराबर ही थी। तो मैंने डिसाइड किया, बस अब पॉइंट्स डालते हैं। मेरे दिमाग में एक चमक हुई और अगले ही पल एक तेज गर्म लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। एट्रीब्यूट पॉइंट्स सक्सेसफुली एडेड। अब स्टैट्स कुछ ऐसे थे। चेन फिजिक 4.9, रिमेनिंग पॉइंट्स 0.2। मैंने बिना सोचे सारे पॉइंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। अगले ही पल मुझे लगा मेरा शरीर फूल रहा है। पावर लिटरली ओवरफ्लो कर रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन एक ही पल में कंप्लीट हो गया और फिर सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं जानता था अब मैं पहले वाला मैं नहीं हूं। पहले मैं एक नॉर्मल इंसान से बस 2 गुना स्ट्रांग था, अब 5 गुना स्ट्रांगर। और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं था, मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ चुकी थी। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी ने नोटिस नहीं किया। सभी लोग लड़ाई में बिजी थे। सिर्फ एक इंसान, थिन हॉर्स, पहाड़ी की चोटी से मुझे देख रहा था। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। इम्पॉसिबल, उसने धीरे से बुदबुदाया। उधर बोटे ऑलरेडी अपने वॉरहर्स के साथ मेरी तरफ चार्ज कर चुका था। मैं मुस्कुराया और इस बार उससे भी तेज उसकी तरफ दौड़ा। एक पल के लिए उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये कैसे पॉसिबल है? घोड़े पर होने के बावजूद मैं उसकी स्पीड के बराबर पहुंच गया था। लेकिन अब सोचने का टाइम खत्म। एरो ऑलरेडी रिलीज्ड। अब उसे अपनी परफेक्ट स्ट्राइक करनी ही थी। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, मेरी मूव से बच नहीं सकते। उसने कोल्ड स्माइल दी। मैं झुका और पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अपने खून का उबाल महसूस हो रहा था। यह सिर्फ बैटल एक्साइटमेंट नहीं था, यह मेरी नई पावर थी। यही है असली ताकत। अब इसे महसूस करने दो। मैं गरजा और अपनी बड़ी सेबर सीधा उसकी तरफ घुमा दी। बोटे बिल्कुल काम था। उसने भी अपनी ब्लेड उठाई। क्लैंग, दोनों हथियार टकराए। मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, यही वो मोमेंट है जब वो अपना रिटर्निंग ब्लेड यूज करेगा। उसके दिमाग में भी वही चल रहा था। पहला क्लैश, फिर ब्लेड घूमेगी और उसकी पीठ में घुस जाएगी। परफेक्ट सिनारियो। लेकिन
रियलिटी कुछ और थी। अचानक क्रैक, एक तेज आवाज गूंजी। बोटे के चेहरे का रंग बदल गया। उसके हाथ में शार्प पेन उठा। उसने नीचे देखा। उसकी विशाल तलवार 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी और मेरी ब्लेड उसकी बाह को भी काट चुकी थी। उसकी नसें फट गई। खून का फवारा निकल पड़ा। उसका दिमाग फ्रीज हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दुनिया में अब सिर्फ मेरा चेहरा बचा था, एक उग्र मुस्कान के साथ। अगले ही पल मेरी ब्लेड बिना रुके आगे बढ़ी और स्विश, उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। वॉरहर्स उसका धड़ लेकर आगे निकल गया और उसका सिर घास में लुढ़क गया। मैंने गहरी सांस ली और सिस्टम नोटिफिकेशन सुनी। किल काउंट +1, एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिवॉर्ड +1.0। जैसा सोचा था, ये कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं था। छोटा लीडर था, इसलिए ज्यादा रिवॉर्ड मिला। मैंने उसके शरीर की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस मुड़ा और बाकी सैवेज ट्राइब की तरफ दौड़ पड़ा। अब मेरे अंदर अनस्टॉपेबल पावर थी। ये सब सिस्टम का दिया हुआ एडवांटेज था। इस स्पीड का पूरा फायदा उठाना होगा, इससे पहले कि ये मौका खत्म हो जाए। उधर उनका छोटा कैप्टन बिना वार्निंग के मर चुका था। बाकी ट्राइब के लोग पैनिक में आ गए। कोई ग्रीन की तरफ नहीं गया, सब चारों तरफ भागने लगे। और उस मोमेंट मैं फिर से इंपेशेंट हो गया। और चाहिए और किल्स। मैंने अभी अभी एक को मारा और ये लोग ऑलरेडी भागने लगे। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए सोचा, कितने पैथेटिक है। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और पूरा शरीर आगे की तरफ शूट हो गया, हाथ में बड़ी चाकू उठाकर। जैसे ही मैं लैंड हुआ, मैंने उसे परफेक्टली एक सैवेज मेंबर की पीठ में घूम दिया। वो आवाज तक नहीं निकाल पाया, सीधे मौत की गोद में चला गया। मैं अंदर ही अंदर हंसा। इजी। मैंने तुरंत दूसरा टारगेट लॉक किया, लेकिन अब तक बाकी सैवेज ट्राइब के लोग घोड़ों पर चढ़ चुके थे और हर डायरेक्शन में भाग रहे थे। डैम इट। मैं गालियां बकी रहा था कि अचानक ग्रीन कार्ड के पास एक शैडो दिखी, एक अकेली आकृति। बिना सोचे मैं उस पर कूद पड़ा, सेबर उठाई और उसके ऊपर वार कर दिया। वो घबरा गया, शायद उसने पीछे की आहट सुन ली थी। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा, फिर डर के मारे पीछे मुड़ा। एक झुर्रियों से भरा बूढ़ा चेहरा। लेकिन मैं रुका नहीं। ओल्ड हो या यंग, एनिमी तो एनिमी है। मैंने उसे फिनिश करने के लिए चाकू उठाई। वो बूढ़ा डर से कांप रहा था, उसकी आंखें बंद हो गई। वो बस मौत का इंतजार कर रहा था। तभी थिन हॉर्स की आवाज गूंजी, उसे जिंदा रहने दो, हमें रिपोर्ट करनी है। मैंने तुरंत तलवार रोक दी, लेकिन ब्लेड फिर भी उसके सिर को छू गई। एक दर्द भरी चीख और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं आई, मतलब वो मरा नहीं था। उधर मूर्ख भाई और बाकी लोग ऑलरेडी बाकी एनिमीज को खत्म कर चुके थे। सब मेरे पास आ गए। यंग मास्टर सेंशु मुस्कुराया। ऑनेस्टली विश्वास नहीं हो रहा। लिटिल शू, तुम बहुत ब्रूटल हो। मूर्ख भाई अपने काम में बिजी था, शायद खाना। छोटा लड़का अपने हाथ चाट रहा था। फ्लावर बटरफ्लाई चुप थी, लेकिन उसकी नजरें अब सॉफ्ट हो गई थी। मैं नीचे पड़े उस बूढ़े आदमी को घूर रहा था। मेरे चेहरे पर साफ इरिटेशन था। एक बूढ़ा आदमी, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? बेकार है। मैंने सोचा मार ही देता हूं। तभी थिन हॉर्स पास आया। नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये सैवेज ट्राइब का प्रीस्ट है। परफेक्ट टाइमिंग, इसे वापस ले जाकर रिपोर्ट करेंगे। मैं थोड़ा रुका। प्रीस्ट? ये क्या करेगा? तभी यंग मास्टर सेंशु हंसते हुए बोला, प्रीस्ट मतलब शमन। तुमने इसके बारे में नहीं सुना? तुमने तो जरूर सुना होगा। मैंने बस चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अंदर से मैं सोच रहा था, अब ये नया झंझट क्या है?